नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज बात शुरू करेंगे संसद से और फिर रुख करेंगे मथुरा का, जहां काशी की तर्ज पर सर्वे शुरू होने वाला है। इसका आधार क्या है, कोर्ट में क्या बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में इन दलीलों का आज क्या हुआ। संसद की सुरक्षा में सेंध और अंदर के हाल पर आने से पहले और मथुरा के रुख पर जाने से पहले दिन के कुछ और अपडेट्स जानते हैं। पहला अपडेट राजस्थान से है, जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। इन तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया तो उन्होंने पीठ थपथपाई राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की। राजनीति से अब रुख करते हैं क्रिकेट और अपराध का। जी, डिफेमेशन भी एक किस्म का अपराध है। देश के क्रिकेट नायक महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने ऐसा ही एक मुकदमा कायम किया एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ और इस पर कोर्ट का फैसला आया 15 दिन की सजा का। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा हो गई है। सजा मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाई है। फिलहाल सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा गया है, जिससे वो फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। 2013 में जब आईपीएल मैच फिक्सिंग की बात खुली थी, तब जी संपत कुमार तमिलनाडु पुलिस में थे। उन्होंने केस की शुरुआती जांच की। संपत ने इस केस में धोनी का भी नाम शामिल किया। धोनी ने संपत और एक टीवी चैनल के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर दिया। बाद में धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की। इस याचिका में संपत की ओर से सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का हवाला दिया गया था। इसी केस में संपत अब दोषी पाल लिए गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। नाबालिग से रेप के मामले में सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। एमपीएमएलए कोर्ट ने उन पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। रामदुलार गोंड को 12 दिसंबर को दोषी पाया गया, उसके बाद ही उन्हें जेल भेज दिया गया था। नाबालिग से रेप का यह मामला नवंबर 2014 का है। अब 9 साल बाद सजा सुनाई गई है। चूंकि गोंड को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है, उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। अब रुख करते हैं संसद का, जहां दिन की शुरुआत हुई विपक्ष के नेताओं के प्रदर्शन से। किस बात का प्रदर्शन? दरअसल 13 दिसंबर को संसद में 2 लोग घुस आए, कलर बम ओपन कर दिया। फिर 14 दिसंबर को इसी बात पर विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह की सफाई और इस्तीफे की मांग करने लगे। बात बढ़ी तो लोकसभा से 14 सांसद और राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। स्क्रीन पर आप ये नाम देख सकते हैं। इसी सस्पेंशन को लेकर बाकी विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, लिहाजा दोनों सदनों की कार्रवाई भी नहीं चल पाई और स्थगन का आदेश आ गया। इस सस्पेंशन में एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस भी है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके के सांसद एसआर प्रतिबन को भी कल निलंबित किया गया था, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि उन्हें निलंबित क्यों किया गया, वो तो संसद में थे ही नहीं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सफाई दी कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का, गलत पहचान का मामला है। निलंबन में चूक हो गई और एसआर प्रतिबन का निलंबन वापस ले लिया गया। संसद में यही एक चूक नहीं हुई, सुरक्षा को लेकर तो गंभीर चूक हुई ही, और अब इसकी जांच को लेकर पुलिस से जुड़े सूत्र और डिटेल्स साझा कर रहे हैं। जैसे प्लान में शामिल कुछ और लोग कौन हैं, उनका प्लान क्या था। दरअसल इस मामले के 5वें आरोपी ललित झा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने 14 दिसंबर की रात सरेंडर किया। वो अपने एक साथी के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने पहुंचा, जिसके बाद दोनों को स्पेशल सेल के हवाले किया गया, जो इस केस की जांच कर रही है। अपने जिस दोस्त के साथ ललित सरेंडर करने पहुंचा, वो कौन है, उसकी भूमिका क्या है, इनके जवाब जानने के लिए आपको समझना होगा कि संसद की सुरक्षा का मखौल उड़ाने वाली घटना के बाद ललित भागा कहाँ। और इसका जवाब मिला इंडिया टुडे की वेबसाइट पर छपी हिमांशु की इस रिपोर्ट में, जो कहती है कि 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ के वक्त ललित संसद में मौजूद था। उसने घटना का वीडियो बनाया, फिर मौके से फरार हुआ। रिपोर्ट में यह भी चस्पा है कि ललित झा दिल्ली से सीधा राजस्थान के कुचामन भागा। यहाँ उसके एक साथी महेश ने उसे होटल में कमरा दिलवाया। कुछ देर पहले हमने ललित के जिस साथी का जिक्र किया था, वो महेश ही है। पुलिस के मुताबिक महेश को इस पूरी साजिश की जानकारी थी और उसे भी 13 दिसंबर को संसद भवन आना था, पर वो नहीं आया। फिलहाल ललित की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई और उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दूसरी तरफ उसके साथ सरेंडर करने आए महेश को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे के क्राइम रिपोर्टर हिमांशु मिश्र। दरअसल महेश, वो पहली बार महेश का नाम सामने तब आया जब महेश
ललित के साथ थाने पहुंचा और अचानक से जब वो कर्तव्य पथ थाने पहुंचे और दोनों ने सरेंडर कर दिया, वो ललित जिसके पीछे दिल्ली पुलिस लगी हुई थी, उसकी तलाश में जुटी हुई थी, पुलिस उस तक पहुंचती इसके पहले ललित महेश दोनों खुद पुलिस के पास पहुंच गए। अब इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो पता लगा कि महेश वो शख्स था जो 13 दिसंबर को दिल्ली आने वाला था। कैलाश के साथ एक और शख्स है, कैलाश जो कि इसका कजन है, उसके साथ आने वाला था, लेकिन महेश नहीं आया। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर क्या किसी साजिश का हिस्सा था जिसकी वजह से आखिरी में महेश का आना कैंसिल हो गया। क्योंकि जब ललित भागा और सारे मोबाइल लेकर के भागा तो सीधे वो महेश के पास गया, महेश ने ही उसे कमरा बुक करके रुकने की जगह दिलाई और उसके बाद फिर ललित ने चारों मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अब महेश जो कि एक मजदूरी का काम करता है, नीलम से कभी बात करता था, ये भी जानकारी मिली है। तो ये जो पूरी साजिश है, इसमें इसका रोल क्या है ये अभी पुलिस वेरीफाई कर रही है और शायद इसीलिए इसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन इसके रोल को वेरीफाई करना फिलहाल पुलिस जरूरी समझ रही है। कल देर रात डीसीपी और एडिशनल सीपी समेत स्पेशल सेल के अधिकारियों ने ललित से कई घंटे सवालात किए और जवाब क्या मिले। ललित ने बताया कि संसद में घुसपैठ की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी। वो कलर बॉम्ब के साथ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के मोबाइल फ़ोन लेकर भाग गया था और बाद में सबूत मिटाने की गरज से मोबाइल फ़ोन तोड़कर फेंक भी दिए गए। पूछताछ में ये भी सामने आया कि 13 दिसंबर को संसद भवन में घुसपैठ के लिए ललित झा ने 2 प्लान बनाए थे। प्लान ए के फेल होने पर प्लान बी तैयार करके रखा था। और ये प्लानिंग क्या थी, सुनते हैं। देखिए, पार्लियामेंट के आसपास जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी होती है, धारा 144 लागू होती है और यही वजह है कि इन्हें इस बात का संदेह था कि अगर जो बाहर प्रदर्शन करने वाले थे नीलम और उसका साथी अमोल, अगर किसी कारणवश अगर इन्हें पकड़ लिया जाएगा और ये अगर नहीं प्रदर्शन कर पाते हैं तो जो महेश जो कि दिल्ली उस दिन नहीं आया, क्यों नहीं आया इसकी जांच की जा रही है। तो महेश को कैलाश के साथ अचानक से आगे आना था और आगे आकर के खासतौर से जहां मीडिया के कैमरे लगे होते हैं उस तरफ आगे आकर के उन्हें उनके पास भी जो कलर कैनिस्टर थे उसको ओपन करके उनको जलाना था। ये थी पूरी प्लानिंग, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी और महेश दिल्ली आया भी नहीं। महेश दिल्ली नहीं आया इस बात की कंफर्मेशन 12 तारीख को जब ये लोग जुटे थे गुड़गांव में विकी के घर और जब वहां पर महेश नहीं पहुंचा तब उसके बाद ललित ने इस पूरे मामले में थोड़ा सा चेंज किया और ये कंफर्म कर दिया था कि नीलम और अमोल को फेल नहीं होना है। जी, पुलिस की जांच एक और दिशा में बढ़ रही है। जैसे पुलिस इन आरोपियों को लेकर मुंबई, मैसूर और लखनऊ की यात्रा करेगी। कलर बॉम्ब खरीदा गया था मुंबई में, मैसूर में मीटिंग हुई थी और इस बॉम्ब को, कलर बॉम्ब को संसद के अंदर ले जाने के लिए स्पेशल जूते बनवाए गए थे लखनऊ में, जिसमें एक एक्स्ट्रा सोल लगाकर उस कैन को छिपाने की जगह बनाई गई थी। एक डायरी का भी जिक्र इस केस में अब होने लगा है। पुलिस को ये डायरी आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ वाले घर से मिली। इसके पन्ने अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है, घर से विदा होने का समय आ गया है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। 5 साल मैंने प्रतीक्षा की कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं है जो छीनना चाहते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो हैं जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। बता दें, डायरी की एंट्री 2 जून 2021 की तारीख की है। इसके अलावा डायरी के और भी हिस्से खंगाले जा रहे हैं और उनका मौजूदा घटना से लिंक तलाशा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी डिटेल सामने आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब चलते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। ये मथुरा केस से जुड़ी हुई है। 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अधिकार के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच ने जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सर्वे वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब आपने कल के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी है तो बिना ऑर्डर देखे हुए हम स्टे कैसे कर सकते हैं। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात ये कही कि मामला 9 जनवरी को सुनवाई पे आ रहा है और उस दिन हम सुनवाई करेंगे। उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि आप इस मामले को स्टे कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कोई स्टे नहीं करने जा रहे हैं हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग। उन्होंने कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई भी आदेश पारित करते हैं तो हम उसको वेकेशन बेंच में मेंशन कर सकते हैं, ऐसा आदेश पारित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मैं अपने आदेश में लिखने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना लिखा है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई भी आदेश पारित करती है तो उसको
आपको लिबर्टी है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और ये लिबर्टी हर पार्टी के पास है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को जो फैसला सुनाया वो श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य पक्षकारों द्वारा दायर की गई याचिका पर था। इन याचिकाओं में कहा गया कि मथुरा में जिस भूभाग पर कृष्ण जी का जन्म स्थान है वहां पर मस्जिद कभी थी ही नहीं। मस्जिद मूल मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, लिहाजा भूभाग का मालिकाना हक मंदिर के हवाले कर दिया जाए। पक्षकारों की बिना पर वकीलों की एक टीम अदालत में जिरह कर रही है। इन वकीलों के नाम हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे, देवकी नंदन। ध्यान रहे, हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ही वो वकील हैं जो वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद के मामले में सर्वे की मांग कर रहे थे और इस मांग पर हामी भरते हुए कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया, जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकेगा कि मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं। जैसा हमने आपको अभी बताया, ज्ञानवापी में साइंटिफिक सर्वे किया जा रहा था, यानी तमाम मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल करके जानकारी जुटाई जा रही थी। लेकिन मथुरा में ये सर्वे दूसरे तरह से होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सर्वे ज़्यादातर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर आधारित होगा अभी। हालांकि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की अन्य शर्तें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी, तब इसके तरीके पर और जानकारी सामने आएगी। विद्वानों का ये भी कहना है कि इसके बाद ASI के सर्वे का भी रास्ता खुल सकता है, अगर प्रथम दृष्टया लगता है कि यहाँ पर प्राचीन इमारतों के चिन्ह मौजूद हैं। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तब ईदगाह पक्ष की ओर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी भी पेश हुए। इन पार्टियों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। अब जानते हैं कि मामला क्या है। अगर आप मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर जाएंगे तो आपको मंदिर से सटी हुई एक बड़ी मस्जिद दिखाई देगी। ये दोनों ही धार्मिक स्थल एक ही भूभाग पर मौजूद हैं, जिसका क्षेत्रफल है 13.37 एकड़। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इसी जमीन पर पहले भगवान कृष्ण का जन्म स्थान था। मान्यता है मथुरा के जिस कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस जगह को कटरा केशव देव कहते थे। कहा जाता है कि आगे चलकर भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनभ ने इस जगह एक मंदिर का निर्माण कराया, उसी 13.37 एकड़ के भूभाग पर जिस पर आज विवाद है। आगे चलकर गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इस मंदिर परिसर में विस्तार की बातें भी कुछ जगहों पर लिखी मिलती हैं। केशव देव अब तक कटरा केशव देव मंदिर में तब्दील हो चुका था और जनमानस ये मानने लगा था कि यहीं पर भगवान का जन्म हुआ है। इसके बाद कुछ सदियों तक मथुरा में यथास्थिति रही। फिर साल 1526 में उज़्बेकिस्तान का रहने वाला एक हमलावर भारत आया जिसका नाम था बाबर, और यहाँ से कहानी में मुगलों की एंट्री होती है। बाबर ने कुछ सालों तक गद्दी पर राज किया, फिर बेटे हुमायूं को सौंपी। ये सिलसिला अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक चलता रहा और फिर 1658 में गद्दी पर बैठा शाहजहां का बेटा औरंगजेब एक रक्त भरे भाइयों के विवाद के बाद गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब पर धार्मिक सनक सवार हो गई। उसने हिंदू मंदिरों को जमींदोज करना शुरू कर दिया। इतिहासकार ऑड्री ट्रस्क अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि औरंगजेब ने साल 1669 में बनारस में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया। फिर अगले साल 1670 में उसने मथुरा में मौजूद केशव देव मंदिर को भी तोड़वा दिया। मंदिर का जो स्वरूप औरंगजेब ने तोड़वाया था उसे ओरछा के राजा बुंदेला ने बनवाया था। मंदिर तोड़वाने के पीछे औरंगजेब के पास तर्क क्या थे? दरअसल साल 1669 में मथुरा के इलाकों में जाटों ने विद्रोह किया, जिसमें औरंगजेब का खासा अब्दुल नबी खान मारा गया। इसका बदला लेने, मथुरा के लोगों को सबक सिखाने, उनकी धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने की नीयत से केशव देव मंदिर को तोड़वाया गया, ये कई इतिहासकार लिखते हैं। और फिर इस मलबे पर जख्म पर नमक रगड़ने के इरादे से ईदगाह बनवा दी गई। औरंगजेब की इसी करतूत का ब्यौरा इटालियन यात्री निकोला मनुची के यात्रा वृतांत स्टोरिया दो मोगा में भी मिलता है। निकोला औरंगजेब के वक्त हिंदुस्तान की यात्रा पर आया था और उसने इस बात का जिक्र किया कि कैसे औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। इसी मस्जिद का नाम पड़ा शाही ईदगाह मस्जिद। ईदगाह और मस्जिद वैसे अलग अलग होते हैं। मस्जिद में दैनंदिन नमाज पढ़ी जाती है और ईदगाह में ईद की नमाज। लेकिन कुछ प्रमुख मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी जाती है। प्रायः ये मस्जिदें अपने इलाके की प्रमुख मस्जिदें होती हैं, जैसे दिल्ली और भोपाल की जामा मस्जिद। मथुरा विवाद पर लौटते हैं। मस्जिद बनी, उसके बाद उसके बराबर में मंदिर बना, इसकी क्या कहानी है ये जानते हैं। कोर्ट में इस केस को लेकर जो दायर की गई याचिकाएं उनमें कहा गया कि साल 1770 में मराठा सेनाओं ने मुगलों को हरा दिया और फिर मस्जिद को हटाकर वहाँ फिर से मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन फिर देश में ब्रिटिश आए
1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हराया और 13.37 एकड़ के इस भूभाग को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीलामी के लिए रख दिया। नीलामी पूरी हुई साल 1815 में, जब बनारस के रहने वाले व्यापारी राजा पटनीमल ने इस जमीन को नीलामी में खरीदा, पर मालिकाना हक नहीं मिल पाया क्योंकि वक्त वक्त पर ईदगाह से जुड़े लोग अदालतों में मुकदमा करते रहे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर मराठों ने मस्जिद तोड़ी थी तो आज नजर आ रही मस्जिद कैसे बनी और कब बनी? इन सवालों का सीधा जवाब नहीं मिलता, पर याचिकाओं में जिक्र है कि 1915 तक कंपाउंड में एक जर्जर इमारत थी, सादी भाषा में इसे खंडर कहा जाता है। इसी पर मुस्लिम समुदाय ने आज नजर आ रही मस्जिद का निर्माण करवाया अंग्रेजों के वक्त। अब मालिकाने और मंदिर की पूरी कहानी समझिए ग्राफिक्स की मदद से। साल 1860 तक अंग्रेजी शासन में अलग अलग अदालतों में 6 मुकदमे ईदगाह पक्ष ने किए और हर मुकदमे में यही फैसला आया कि कटरा केशरदेव इलाके की 13.37 एकड़ जमीन के मालिक राजा पटनीमल हैं। फिर साल 1911 में कटरा केशवदेव का कंपाउंड मथुरा के कलेक्टर के प्रशासन में आया। 1915 में हिंदू याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इस साल के बाद मस्जिद का निर्माण हुआ। वैसे वो ये भी कहते हैं कि मस्जिद अवैध है क्योंकि भूमि वक्फ की नहीं थी। फिर 1920 में सिविल केस नंबर 76 में फैसला आया कि विवादित जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का कोई अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ 1921 में अपील नंबर 236 भी खारिज हुई। इसके बाद साल 1928 में सिविल केस नंबर 517 अस्तित्व में आया। बनारस के राजा पटनीमल के वारिसों को जमीन पर संपूर्ण अधिकार के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और राजा पटनीमल के वारिस राय कृष्णदास की जीत हुई। फिर 1932 में मस्जिद पक्ष की ओर से इस फैसले को चुनौती दी गई, जो खारिज हो गई और राय कृष्णदास 13.37 एकड़ के मालिक करार दिए गए। फिर 1944 में राय कृष्णदास ने जमीन का मालिकाना हक हिंदू महासभा के सदस्यों मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीकेन लाल जी आत्रे को सौंप दिया। जमीन का ये सौदा 13,400 रुपये में तय हुआ, जिसे बिड़ला परिवार से जुड़े जुगल किशोर बिड़ला ने अदा किया था। 1951 में बिड़ला परिवार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और जमीन का मालिकाना हक इसे सौंप दिया। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की सोसाइटी प्रकाश में आई। यही सोसाइटी साल 1951 के ट्रस्ट की जमीन को मैनेज करती है। इस ट्रस्ट सोसाइटी के अधीन मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। खबरों के मुताबिक इसके निर्माण में बिड़ला समूह के अलावा डालमिया समूह और गोयनका समूह भी शामिल हुए। सब व्यापारिक समूह है। इसके बाद साल आता है 1968 का। ईदगाह मस्जिद कमेटी और सेवा संघ के बीच एक समझौता मुकर्रर हुआ। इसमें यह कि एक जमीन पर मंदिर मस्जिद बने रहेंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपरेशन और काम धाम से दूर रहेंगे। इसी समझौते में जमीन से 2.5 एकड़ का एक टुकड़ा मस्जिद पक्ष को दिया गया। 1974 में समझौते पर अदालत की मुहर भी लग गई। तब से लेकर अब तक दोनों ही पार्टी समझौते के हिसाब से चल रही हैं। इसमें जब तक राजनीति भी होती रही। साल 1992 में कार सेवकों ने जब बाबरी मस्जिद को गिराया, तब संघ परिवार की ओर से दिया गया एक नारा सामने आया, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे को ऐतिहासिक और सामाजिक बढ़त के हिसाब से देखें तो काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और मथुरा में अब सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश आ गया है। इसके पहले सितंबर 2020 में मथुरा सिविल कोर्ट में भी कई याचिकाएं एक साथ की गई थी कि मथुरा में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया था। 2 कारण गिनाए थे। इस मसले पर 1968 में ही समझौता हो चुका है, अब याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं, पहली वजह। और दूसरी, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी इस याचिका को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जहां पर था उसकी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया। इसके पीछे कारण ये कि ये विवाद उस वक्त तक कोर्ट पहुंच चुका था जब ये एक्ट नहीं बना था। हमने कानून के विशेषज्ञों से इस मसले पर बात की, ये समझने के लिए कि आगे का क्या रास्ता हो सकता है। सिविल कोर्ट के ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने रिवर्स कर दिया था और उसके बाद फिर मामला हाई कोर्ट में गया। लेकिन जो सिविल कोर्ट ने 2 मुख्य बातों पर जो निर्धारण किया था, वो आने वाले समय में जब भी मामला, क्योंकि अंततोगत्वा सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, और 2 विषय हैं। पहला विषय कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार अगर एक बार कंसेंट डिग्री किसी चीज के बारे में हो जाती है तो उसकी मान्यता होती है। लेकिन इसमें दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वो कंसेंट डिग्री धोखे से ली गई है और देवता के अधिकारों का हनन कोई भी पक्ष नहीं कर सकता है। यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि जो 1991 का कानून है, वो कानून जो उसका नेचर है वो नेचर नहीं बदल सकता है, लेकिन स्वामित्व के बारे में उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन जो एप्लीकेशन अभी लगी है, जिस पर अभी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई है, और उस कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का जो आखिरी जो उसका मुख्य प्रेयर है, उस प्रेयर के अनुसार यही है कि प्रमाणों के आधार पर यह स्थान हिंदू मंदिर था, इसलिए उसको वहां से ये जमीन हिंदू पक्ष को सौंपी जाए। तो अब फाइनली जो निर्धारण होना है और जो मुद्दे आएंगे
और एक जो मुख्य मुद्दा है कि 1991 का जो कानून है उसकी वैलिडिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मामले चल रहे हैं, और उसमें डॉक्टर स्वामी एक पक्षकार हैं, और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सरकार को झड़प भी लगाई थी कि इतनी बार 7-8 बार से मौका देने के बावजूद सरकार ने उस पर जवाब नहीं दिया है, और आखिरी मौका देते हुए अक्टूबर 2023 तक जवाब देने के लिए कहा था। उस पर एक और याचिका मुस्लिम पक्ष द्वारा लगाई गई थी, और उस पर यह कहा गया था कि जो 1991 का कानून है उसको इन्फोर्स किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उसको स्टे करने के लिए कोई आदेश नहीं है और लंबित होने से मामला स्टे नहीं होता है। इस तरह से देखें तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है, और उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे जो सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार ये जो चीजें हो रही हैं, और अगर काशी की स्थिति को देखें तो काशी में भी पहले कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, कोर्ट कमिश्नर के बाद फिर उसमें एएसआई का सर्वे हुआ, और एएसआई के सर्वे के बेसिस पर उसमें आगे चल के दूसरी तरीके से ट्रायल हो रहा है। और सेम बातें इस उसमें भी की जा सकती हैं कि जमीन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अगर हटाना है या उसको डिस्टर्ब करना है तो क्या संसद के कानून में बदलाव संसद को करना चाहिए या इसमें सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की भूमिका होनी चाहिए? मुझे लग रहा है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्यकालीन मुद्दों को हम जब अदालतों के हवाले करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं से इसमें एक न्यायिक जो अनुशासन है खत्म होता है, और बेहतर ये होगा कि जो 3 मंदिर, एक मंदिर अयोध्या के मंदिर का विवाद खत्म हो गया है, बाकी 2 मंदिरों पर जिसमें कोर्ट के मामले चल रहे हैं, इन दोनों मामलों को भी अदालत के दायरे से बाहर रखने के लिए संसद से कानून में बदलाव किया जाए, और उस बदलाव से उस स्थिति को जो एक्सेप्शंस हैं जिसमें सिर्फ राम मंदिर का मामला था, काशी और मथुरा को भी ला करके अगर किया जाए तो मुझे लग रहा है इस मसले का बेहतर तरीके से समाधान हो सकता है। इतिहास हुआ, वापस वर्तमान पर आते हैं। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का मौजूदा आदेश है वो उन याचिकाओं पर आया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से मंदिर पक्ष ने दावा किया कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ श्री कृष्ण भगवान के मंदिर से जुड़े कई सबूत हैं। शेषनाग की आकृति का चिन्ह, कमल पुष्प की आकृति के चिन्ह और भगवान कृष्ण से जुड़े कई सनातन प्रतीक, जिससे ये स्थापित होता है कि शाही मस्जिद की इमारत पहले एक हिंदू मंदिर था। ध्यान रहे ये सारे मंदिर पक्ष के दावे हैं, अभी इनकी तस्दीक बाकी है। मस्जिद पक्ष उसने अपने दावे में पेश किया 1968 का समझौता और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इसी आधार पर स्थिति को जस का तस बनाए रखने का आग्रह किया। दोनों पक्षों की दलीलें समझिए। हिंदू पक्ष कहता है शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ज़मीन पर मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है 1968 में हुए एक समझौते में उसे ये ज़मीन मिली। हिंदू पक्ष का दावा समूचे 13.37 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का। मुस्लिम पक्ष की दलील श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान से उन्हें 2.5 एकड़ ज़मीन मिली। हिंदू पक्ष कहता है सारे सरकारी अभिलेख श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के। मस्जिद कमेटी कहती है 1958 बने सेवा संघ से उनका समझौता है। हिंदू पक्ष आपत्ति जता रहा है कि 1951 में बने ट्रस्ट की ज़मीन पर 1968 में सोसाइटी कैसे समझौता कर सकती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है समझौते पर अदालत की मुहर लग चुकी है। मामले पर अब सर्वे होगा, और सर्वे के मोड और डायरेक्शन पर हमने बात की एक्सपर्ट से। देखिए, मोटे तौर पे 3 तरह के सर्वेज होते हैं। एक होता है रेवेन्यू सर्वे, जहां पर कि जो राजस्व अदालतों के पटवारी या अमीन होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि मौके में किस तरह की जमीन की स्थिति है। दूसरा, जब कोर्ट अपना कोई ऑफिसर को नियुक्त करता है जो कि कोर्ट की जिसकी अथॉरिटी रहती है वो कोर्ट कमिश्नर का होता है, उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड में प्रावधान है। और तीसरा, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए किसी विशेषज्ञ एजेंसी से, जैसे कि किसी प्रमाण की फॉरेंसिक जांच होती है, इसी तरीके से साक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी से जब जांच की बात हो तो वो एक अलग तरीके का सर्वे होता है, एएसआई सर्वे होता है। तो काशी में हमने देखा कि पहले उन्होंने कोर्ट कमिश्नर का सर्वे किया और उसके बाद फिर एएसआई का सर्वे किया, जिसके बेसिस पर कई सारे प्रमाण आए, और उन प्रमाणों के आधार पर जो सूट का जो नेचर है, जो सिविल वाद है, क्योंकि इस पूरे मामले में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, सब में अलग अलग प्रकार की मांग है, तो उसमें जो प्रेयर होती है उस प्रेयर का और इन प्रमाणों से एक नए तरीके की फिर एप्लीकेशंस और नए तरीके के लिटिगेशंस क्रिएट होते हैं उस पर। तो ऑर्डर 26 रूल 9 में जो कमीशन के बारे में जो प्रावधान है, वो प्रावधान जो कानून के दायरे में देखा जाए तो उसके बड़े सीमित दायरे होते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसमें किस तरीके का फायदा है, किस तरीके के नुकसान है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स को
कोर्ट से जो पावर लेकर के लोकल कमिश्नर उसकी छानबीन करते हैं। लेकिन इस मसले पर जो प्रमाण इकट्ठा करने की बात है, और अभी तो वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी अदालत के सामने पेश की जाएगी, लेकिन प्रमाण इकट्ठा करने की बात है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही कर सकती है। इसलिए इसमें सर्वे से अगले सर्वे की एक बुनियाद बनेगी और उसके बेसिस पर फिर एक ट्रायल चलेगा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण 3 मुद्दे हैं, पहला, सुप्रीम कोर्ट में जो 1991 का जो कानून है उसकी वैधता पर जो सुनवाई हो रही है उस पर जल्द फैसला हो, क्योंकि उस पर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। दूसरा, जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत है संसद में और एक जिस कानून को 1991 के कानून को गलत बता रही है सत्तारूढ़ पार्टी, तो उस कानून में संसद से संशोधन करके काशी और मथुरा को उसके दायरे से बाहर किया जाए, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि अदालतों में स्वामित्व के मुद्दे का समाधान होता है, लेकिन जब आजादी के पहले के बहुत सारे अभिलेख हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं, रेवेन्यू प्रमाण हैं, और जो बातें एविडेंसेस में कैसे आएंगी, आस्था का सवाल आएगा, और हो सकता है कि भूमि का स्वामित्व किसी दूसरे पक्ष के पास में हो, लेकिन उस स्थान का ऐतिहासिक महत्व दूसरे पक्ष के पास में हो। इस स्थिति में किस तरीके से कानून को अपना काम करना चाहिए। हमारी किताब थी अयोध्याज राम टेम्पल इन कोर्ट्स, उसमें हमने बताया था कि जब भगवान राम को अदालतों से न्याय लेने में 150 साल लग गए तो आम जनता का क्या होता होगा। इसी तरीके से काशी और मथुरा के जो मामले हैं, इन मामलों को अदालत के जब घनचक्कर में ज्यादा लंबे समय तक रखा जाता है तो इससे अदालतों की जो साख है वो कमजोर होती है। लंबे समय की मुकदमेबाजी ठीक नहीं है। इसलिए देश हित से जुड़े, राष्ट्रीय जो एस्पेक्ट से जुड़े इन मामलों का जल्द फैसला हो, इसके लिए संसद से कानूनी बदलाव करना जरूरी है, जिससे कि अदालतों की लड़ाई जल्द से जल्द उसका समाधान हो। उम्मीद है मामले का न्याय सम्मत फैसला होगा और सभी इससे संतुष्ट होंगे। खबरों का सिलसिला यहीं रुकता है। आखिरी में उम्मीद की बात, इसमें आज बात सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कृष्ण कौल 25 दिसंबर 2023 को रिटायर होने वाले, लिहाजा आज यानी 15 दिसंबर को जस्टिस कौल के सम्मान में एक सेरेमोनियल बेंच बैठी, यानी वो बेंच जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होते जज बैठते हैं अपने साथी जजों के साथ अपने विचार रखते हुए। केस की सुनवाई नहीं होती तो अपनी सेरेमोनियल बेंच में जस्टिस कौल के CJI DY चंद्रचूड़ के बगल में पदासीन होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ कहा जो संविधान, विधायिका, न्यायपालिका और हमारे तमाम संस्थानों की पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है। जस्टिस कौल ने क्या कहा, एक जस्टिस का निर्भीक होना ज़रूरी कारक है। संविधान जो हमें संरक्षण देता है, अगर हम इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते तो बाकी हिस्से भी इस चरित्र का पालन नहीं कर पाएंगे। बार को भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना होगा और न्यायपालिका का समर्थन करना होगा। ज़रूरत पड़ने पर हमें सही भी करना होगा। अगर जज चाहते हैं कि लोकतंत्र की और संस्थाएं साहस दिखाएं तो उन्हें खुद भी साहसी होना होगा। जस्टिस कौल ने घटती सहनशीलता पर भी बात की और कहा कि पूरी दुनिया में सहिष्णुता कम हुई है और एक समाज के रूप में हमें एक दूसरे के प्रति और उदार होना होगा। अब समय आ गया है आदमी एक दूसरे के साथ रहना सीखे ताकि दुनिया एक बड़ी और बेहतर जगह बन पाए। हम उम्मीद करते हैं जस्टिस कौल की इन बातों पर दुनिया और ख़ास तौर पर अपना देश ध्यान देगा। शो आज यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।